हेलो बच्चों, तो ओरिएंटेशन क्लास आपने देख ली है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया है। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से शुरू किया है चैप्टर 1 से, इलेक्ट्रोस्टैट जिसका नाम है। तुम्हारे स्कूल में अगर कोई और चैप्टर आ रहा हो तो प्लीज इंस्टीट्यूट को, टीम को मेरी बताएं, ताकि आपकी जो भी हेल्प हो सके हम लोग करें। लास्ट क्लास में एक जगह मैंने बुकलेट के पेज नंबर 5 का नाम लिया, तो कई बच्चों के पास अभी बुकलेट्स नहीं पहुंची हैं, उनका एनरोलमेंट ऑनलाइन हुआ है, उनके पैकेजेस कोरियर हो चुके हैं, अभी टाइम लगेगा पहुंचने में। तो ऐसे कुछ पैकेजेस अगर आपके पास हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बिना पैकेजेस के लेक्चर देखना मुश्किल है, लेकिन शुरुआत के 4-5 लेक्चर मुझे भी पता है कोरियर पहुंचने में टाइम लग जाता है, क्लासेस पहले शुरू हो जाती हैं। तो इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपके असाइनमेंट सेक्शन में, जो भी सपोर्ट मटेरियल मतलब कोई बुकलेट, असाइनमेंट जो भी होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को भी शुरुआत में दिक्कत ना हो। वंस यू गॉट अ बुकलेट तो आप पेज वाइज पेज हमसे साथ साथ चलेंगे। लास्ट क्लास में क्योंकि पेज नंबर की बात हो गई थी, तो मैंने आगे की भी जो लेक्चर्स हैं उन्हें थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। जैसे यूजुअली मैं सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर अलग अलग पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैं सेकेंड और थर्ड लेक्चर को कंबाइन करने वाला हूं, ताकि जो फोर्थ लेक्चर हो, जो टेक्निकली आपके वेब पोर्टल पे लेक्चर 3 के नाम से आएगा, उसमें कूलम्स लॉ से, कूलम फोर्सेस से शुरू करने वाला हूं। आज थोड़ा सा कूलम्स के बारे में हल्का फुल्का सा बताऊंगा। आज हमारी जो क्लास है वो मेथड ऑफ चार्जिंग पे और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे रहेगी। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ से शुरुआत करेंगे। क्योंकि वही बात है कि बुकलेट कई बच्चों के पास नहीं होगी, तो मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, आप बुकलेट में ढूंढ लेना कि कहां है वो क्वेश्चन, अगर आपके पास बुकलेट है तो, और नहीं तो आप लिख लेना यार, मतलब जगह मिलेगी कहीं भी लिख लेना। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता रहूंगा मैं कहां हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कौन से पेज नंबर पे हूं। बट अभी फिलहाल के लिए लेक्चर 1 आप लोगों को देखा होना चाहिए, और आज की क्लास पढ़ने के लिए लेक्चर 2 के लिए कोई बुकलेट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो समझ में आ जाएगा तुम्हें कि मैं कौन से पेज पे हूं। मैं आज पेज नंबर की बात नहीं करूंगा, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कुछ। एक बच्चे ने बोला लेक्चर 1 देख के कि आपके इंस्टीट्यूट पे तो व्हाइट बोर्ड है, कहां से आ गए चौक बोर्ड लेके। तो वो आदत है मेरी, अलग अलग बोर्ड्स पे पढ़ाने की, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा अलग हो जाता है। वीडियो लेक्चर एक ही जैसा दिखता रहता है ना, तो मुश्किल होता है। तो उसको चिल करो कि भाई ये अलग अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका अलग है मेरा। कभी मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ, कभी मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, कभी व्हाइट बोर्ड पे, कभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे, तो हो जाएगा। उसकी परवाह मत करें, पढ़ाऊंगा मैं ही, कोई लेक्चर मेरी जगह आके नहीं लेगा कि साहब फिजिक्स का पोर्शन नहीं लेंगे, मैं ही लूंगा, डोंट वरी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास मेथड ऑफ चार्जिंग के साथ। लास्ट क्लास में अपन चार्जिंग पढ़ चुके थे और ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज की बात हो गई थी, बिकॉज ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज की भी आज दोबारा से मुझे बात करनी है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं मेथड ऑफ चार्जिंग। अब बुकलेट में कहां है तुम ढूंढ लेना, अगर तुम्हारे पास बुकलेट हो, नहीं है तो चिल करो, समझो बस। मेथड ऑफ चार्जिंग, बॉडी पे चार्ज लेके आना इज कॉल्ड एज अ मेथड ऑफ चार्जिंग। और इसके लिए एक शब्द लिखा जाता है, चार्जिंग के लिए एक शब्द होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज लेके आना, इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी कॉन्सेप्ट क्या है समझो, कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है एंड दिस बॉडी इज अ न्यूट्रल बॉडी। मान ले ये न्यूट्रल बॉडी है। अभी तुझे मालूम है न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है बेटा इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल व्हेन इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पे जितने प्लस हैं उतने माइनस होंगे, यानी इस पे नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब चार्ज के साथ एक और क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है, उसका नाम होता है पोटेंशियल। एक रिलेशन में यहां लिख देता हूं, आपको आगे भी काम आएगा। Q प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। 0 चार्ज तो 0 पोटेंशियल, कम चार्ज तो कम पोटेंशियल।
मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज 0 है, तो इसका नेट पोटेंशियल भी 0 होगा। मान लीजिए हमने ग्लास की रॉड ले ली। अच्छा, चूंकि ये न्यूट्रल है, इस पे नेट चार्ज 0 है, तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी वैसे से ऐसे ही दिखाता है। और मैं पहली क्लास में बोल चुका हूं आपको, एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो पतली सी गरीब सी किताब वो ज्ञान दे जाएगी जो आपकी मोटी मोटी रेफरेंस बुक सीबीएसई के लिए नहीं देके जाती। तो ध्यान लगाओ, न्यूट्रल बॉडी ये है, नेट चार्ज 0 है, नेट पोटेंशियल 0 है। मान लो ये ग्लास की रॉड है और आपको पता है ग्लास की रॉड रब करके लाया हूं तो इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लो इस पे मैंने 8 पॉजिटिव चार्ज दिखा दिए। अब आपको मालूम है 8 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना है, 8V है। यहां पे 0 है, तो यानी यहां पे पोटेंशियल कितना है, 0V है। अब देखो, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मुझे मालूम है, मैंने लास्ट क्लास में की शायद बात करी थी और नहीं की तो मैं रिपीट कर देता हूं कि जैसे एक पाइप है, इस पाइप में फ्लूइड कब फ्लो करेगा, जब एक एंड पे प्रेशर ज्यादा होगा, एक पे कम होगा। भाई P1 ज्यादा है P2 से, तो जो लिक्विड है वो यहां से यहां फ्लो कर जाएगा। मान लीजिए एक सरफेस है, ये हॉट सरफेस है और एक कोल्ड सरफेस है, तो जो हीट फ्लो करेगी वो हॉट से कोल्ड फ्लो कर जाएगी। तो फ्लूइड फ्लो कराने के लिए चाहिए होता है प्रेशर डिफरेंस, हीट फ्लो कराने के लिए चाहिए होता है टेम्परेचर डिफरेंस, और जबकि चार्ज फ्लो कराने के लिए चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था, नहीं बोला तो सुन लो। आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते हुए मेरे साथ साथ बोलना चाहिए। जो डाउट आपको आए उसके बाद आप मेरे चैट सेक्शन में जरूर डालो, और जो भी आपको मैकेनिज्म बताया गया है कि कैसे मेरे से डाउट पूछने हैं उसको जरूर फॉलो करो और साथ साथ बोला करो, ठीक है। तो चार्ज फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हीट फ्लो कराने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। भाई ये हॉट है, ये कोल्ड है, तो T1 ज्यादा है T2 से। और लिक्विड फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस चाहिए। खैर यहां ध्यान लगाओ, यहां पे पोटेंशियल है 8 वोल्ट, यहां पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 8 वोल्ट का है, चार्ज फ्लो करेगा, एंड चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ अ हाई पोटेंशियल टू अ बॉडी ऑफ अ लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब यहां से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, यहां पॉजिटिव एक चार्ज चला जाएगा, यहां से कम हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 7 वोल्ट और यहां पे हो जाएगा 1 वोल्ट, बिकॉज यहां पे चार्ज ट्रांसफर हो गया। चार्ज ट्रांसफर कैसे हुआ, बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ बॉडी ऑफ लो पोटेंशियल। यहां से यहां चार्ज फ्लो कर गया, क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस था 8 वोल्ट और 0 वोल्ट। अब एक चार्ज वहां चला गया, इसका पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट, इसका पोटेंशियल हो गया 7 वोल्ट। नाउ यू कैन सी हियर द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। अभी भी चार्ज फ्लो करेगा, एक पॉजिटिव और चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 वोल्ट और ये हो जाएगा 6 वोल्ट। नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अगेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट, 6 वोल्ट यहां, 2 वोल्ट यहां, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया। अभी और चार्ज फ्लो कर सकता है, एक और चार्ज मान लो यहां चला गया, ये हो गया 3 वोल्ट, यहां पे हो गया 5 वोल्ट, और चार्ज फ्लो करेगा, एक और पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया, ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट। अब चार्ज का फर्दर फ्लो नहीं होगा, बिकॉज अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। बिकॉज जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। इसका मतलब इन अ केस ऑफ दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, व्हेन चार्ज फ्लोज और व्हेन चार्ज कंडक्ट्स फ्रॉम a body of a high potential to a body of a low potential, when both are in a physical contact with each other, charge flows from a body of a high potential to a body of a low potential, charge flows till there is a potential difference। जब तक potential difference है तब तक charge flow करेगा, and this type of method of charging is called as conductional electrification। कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब तुम समझ गए हो ना, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है मेथड ऑफ चार्जिंग कौन सा, वाया कंडक्शन। कंडक्शन से हम चार्जिंग कर रहे हैं, बिकॉज कंडक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे फिजिकली टच हुआ है, तो कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन में फिजिकल टच होना जरूरी है और पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इन दिस method of charging, in this method of charging, charge flows
from a body of low potential, from a body of low potential to a body of high potential, from a body of low potential to a body of I'm sorry from body of high potential to a body of low potential. अभी ठीक लिखा है ना? मैं लिखा है this method of charging, charge flows from a body of high potential to a body of low potential till there is potential difference. Till there is a potential difference. Till there is potential difference. तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज फ्लो करेगा. एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बात करने वाला हूं ये कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस वाली बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा. तो यहां पे लिख देता हूं इन दिस मेथड सिमिलर चार्ज is acquired by the body. Similar charge is acquired by the body. तो ये एक फैक्ट हो गया, एक मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया. दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग जो हम लोग डील कर रहे हैं यहां पे उसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको. अभी कंडक्शन की हेल्प से चार्जिंग हो रही थी, अभी इंडक्शन की हेल्प से चार्जिंग होगी. तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? इंडक्शन कंडक्शन से चार्जिंग हो रही है, इंडक्शन से चार्जिंग होगी. ठीक है, ध्यान लगाइएगा. मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है, आपके बुकलेट के किसी एक पेज पे नंबर नहीं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.1 मैंने लिखा हुआ है. आपके पास एनसीईआरटी तो पक्का होगी, तो एनसीईआरटी से आप वो एग्जांपल जरूर पढ़िएगा. मैं उसका उल्टा करवाऊंगा. एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.1 आपका होमवर्क होगा, मैं आपको उसका उल्टा कराऊंगा. आपको एनसीईआरटी का 1.1 पूरा होमवर्क में करना है. और शायद मैं ओरिएंटेशन क्लास में बोल रहा था इस बात को, आपको एक रजिस्टर बनाना है जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल करने हैं एनसीईआरटी के, चाहे रेफरेंस बुक के, जो भी मेरे बुकलेट में है सारे इकट्ठे करके लिख लेने हैं. ठीक है, चलो. तो मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है. कैसी बॉडी है ये? न्यूट्रल बॉडी. और अगर हो सके ना तो मेरे साथ साथ बोला करो यार ना, बड़ा हो सकता है घर वाले पागल समझेंगे क्या हो गया. कुछ बच्चे हेडफोन लगा के सुन रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, ये क्या बोल गया. तो कोई नहीं, हाँ चिल रहा करो मेरी क्लास में. ठीक है ना. तो ऐसे भी माता रानी के दिन आ रहे हैं और सब ठीक कर दी कोरोना वोरोना. चलो, तो न्यूट्रल बॉडी है. न्यूट्रल बॉडी का मतलब नेट चार्ज जीरो या फिर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव. तो देखो मैंने बनाया क्या, 3 पॉजिटिव बनाया, 3 नेगेटिव बना दिया. अब इसके सामने मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाके रख दी. पॉजिटिवली चार्ज रॉड. तो मुझे मालूम है पॉजिटिवली चार्ज रॉड कौन सी रॉड है? ग्लास रॉड होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल ग्लास है मान लीजिए. यहां पे फिजिकल टच नहीं है, यहां फिजिकल टच था, यहां फिजिकल टच नहीं है. तो यहां लिख देता हूं नो फिजिकल टच. यहां फिजिकल टच था, यहां फिजिकल टच नहीं है, यहां पे नो फिजिकल टच. पॉइंट है, सब याद करने वाली पॉइंट है यार. मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरी क्लास को इस पर्सपेक्टिव से मत देखा करो कि ये सीबीएसई में या ये किस पेपर में आएगा, जेईई में नहीं. ये कॉन्सेप्ट है सर, ये फिजिक्स है, मतलब आपको सीखनी है. अगर आप अपने किसी भी कंटेंट को, चाहे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, चाहे मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, चाहे मैथमेटिक्स या बायो की बात कर रहा हूं, आप कभी भी इस सोच से पढ़ना शुरू करोगे कि साहब ये एग्जाम में आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो कतई नहीं आएगा सर. वो समझ में ही नहीं आएगा सर आपको. वो तो छोड़ ही दो आप लोग. मैच्योरिटी लाओ अंदर, सब एकदम सब सीखते हो कुछ, ऐसे नहीं सर. मैच्योरिटी. अकबर तुम लोग जानते ही हो. अकबर के कोर्ट रूम में एक दिन महेश दत्त आए. महेश दत्त बहुत ही अच्छे इंसान थे. और तो अकबर के कोर्ट रूम मतलब दरबार होता था जो, तो उनके कोर्ट रूम में एक बार महेश दत्त आए.
तो वहां पे उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बना रखी थी कि साहब लोगों के लिए ऐसा करना है और वॉर हो जाएगा तो ऐसा करना। तो एक एडवाइजरी कमेटी होती है सारे ऑर्गेनाइजेशंस की। तो एडवाइजरी कमेटी का उन्होंने उसे अपॉइंट कर दिया हेड है सर ये आज से। तो उनके जो सारे पुराने लोग थे उन्होंने बोला सर ये क्या मजाक है, मतलब बाहर से कोई आदमी आया, महेश दत्त तो जानते भी नहीं इसको, और आपने बोला साहब इसको एडवाइजरी कमेटी का हेड बना दो कि अब हमें सजेशन दिया करेगा कि साहब अकबर बादशाह इसकी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा साहब ये समझदार है, अकबर ने कहा ये समझदार है, इसकी बात सुनो। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये ऐसे कौन है। तो वहां पे मौलाना थे, मौलाना दो प्याजा, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हम इसका टेस्ट लेंगे। तो मौलाना साहब ने कहा हम इनका टेस्ट लेंगे महेश दत्त का, अगर तो ये पास हो गए तो आप उनको जैसा कहोगे हम वैसा बना देंगे, एडवाइजरी कमेटी का हेड बना देंगे, और मैं भी इनके डिसीजंस को मतलब फॉलो करूंगा। तो उन्होंने कहा इनको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा महेश दत्त जी को, और अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, वरना इनका सर कलम कराया जाएगा। आप तुम समझ रहे हो, महेश दत्त का सर कलम मतलब खत्म है। तो उन्होंने कहा साहब ये तो बड़ा गलत हो गया। अकबर ने कहा महेश दत्त जी संभाल लोगे। उन्होंने कहा हाँ सर कर दूंगा, आप शुरू करवाओ। तो मौलाना दो प्याजा ने बोला कि सर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उस सवाल का सही जवाब आपको देना है। तो मौलाना दो प्याजा ने सवाल किया कि बताइए महेश दत्त जी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है तुम बताओ। अब ये बड़ा टिपिकल सा प्रश्न है, आप समझें इस चीज को, इस कॉन्टेक्स्ट को समझें कि वो मेरे मन में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा। तो इस सवाल को सुनते ही अकबर भी हैरान हो गए कि यार ये कैसे जवाब देंगे, तो इनका तो सर कलम पक्का है, ये मरेगा। लेकिन महेश दत्त की काबिले तारीफ है सोच, और वही मैच्योरिटी मैं चाहता हूं आप हर कॉन्टेक्स्ट में समझे सर, कि सर आज मैं कुछ पढ़ा रहा हूं अगर आप लोगों को, तो वो ये नहीं कि सब वो फाइनल्स में आएगा या वो नीट में पूछा जाएगा, जेम पूछा जाएगा। सर फिजिक्स है, क्या सीबीएसई के बोर्ड में पूछा जाएगा? कतई नहीं। लेकिन जब मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा होता हूं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ये फिजिकल टच होने के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा, इन सब के बारे में, ये छोटी छोटी सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो महेश दत्त जी के पास सवाल का जवाब क्या था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि सर मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में चल रहा है कि सर बादशाह अकबर जिल्ले लाही का जो पैरामीटर है, जो उनकी रेंज है, मतलब वो पूरी दुनिया पे राज करें, उनका आगे आने वाला भविष्य सूर्य जैसा चमके, और इस पूरी दुनिया में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं उनसे सबकी शादी हो जाए। तुम देख रहे हो क्या लेवल चल रहा है, ये सब इनकी सबकी शादियां अकबर जी से हो जाएं, और इनका भला ही भला हो, बस मतलब तुम समझ रहे हो, भला ही भला हो। तो ये सुन के मौलाना दो प्याजा जी क्या कहते होंगे सुनिए। ये कहेंगे कि सर नहीं मुझे, मैं तो ये सोच नहीं रहा था। तो मौलाना दो प्याजा ने कहा सर मैं ये सोच रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, एंड दैट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी ऑफ द हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स ना, मैच्योरिटी फॉर हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स। आपको वही करना होता है, आपको मैच्योरिटी दिखानी होती है व्हाइल यू आर इनटू समथिंग। तो साहब ये आएगा एग्जाम में, आएगा एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा, सुन ले ये एग्जाम में नहीं आता। तो ध्यान से बस सुनना होता है। मैं कह रहा हूं चार्जिंग बाय इंडक्शन में न्यूट्रल बॉडी के सामने एक बॉडी रखी, उस पर कोई चार्ज है बट टच नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा, इस न्यूट्रल बॉडी में जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहां इस वाले फेस पे यहां जाके अलाइन हो जाएंगे। इसका मतलब थोड़ी देर बाद का फोटो बना रहा हूं, फोटो वाले तो डायग्राम बना रहा हूं, तो कैसा बनेगा जरा ध्यान से देख। तो वो बनेगा बेटा कुछ इस तरीके से, ऐसे, और यहां पे नेगेटिव 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 चार्ज देख रहा है, और यहां पे पॉजिटिव 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 चार्ज। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंडक्शन। अगर ये मटेरियल कंडक्टर है तो इसका नाम इंडक्शन है, और अगर ये मटेरियल कंडक्टर की जगह होता डाइलेक्ट्रिक तो इस फिनोमिना का नाम होता पोलराइजेशन। खैर उतनी डिटेल में जाने की जरूरत है ही क्या कि साहब मैं तो महेश दत्त बन जाऊं। वैसे मैं आपको बता दूं महेश दत्त कौन थे। वो महेश दत्त थे बिरबल, बुद्धि के बली, इसीलिए उन्होंने उनका नाम भी रखा था बिरबल। बिरबल का जो सही नाम या असली नाम महेश दत्त था। खैर वापस आ जाता हूं, बस मैच्योरिटी आपको याद दिलाना चाहता था कि उसको एक्ट करना है
सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ना कि सर एग्जाम में आएगा, सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ना कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सिर्फ फिजिक्स में आपको सिखा रहा हूं। और जब आपको फिजिक्स हो जाएगी ना सर, तो आपके न्यूमेरिकल भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, असर्शन रीजनिंग भी होंगे, केस बेस्ड स्टडी भी होंगे। चलो भाई यहां देखो, यहां पे फिनोमेना क्या हुआ, इंडक्शन क्या, देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस। मेरे वर्ड्स को कैच करना, इसको हमने क्या नाम दिया, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस। और इस फिनोमेना का नाम बेसिकली क्या होता है, इस फिनोमेना का नाम होता है इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से ऐसा कुछ हुआ। अगले ही स्टेप में हमने यहां पे अर्थिंग करा दी। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, देखो पहले मैं गलत चीज बोलूंगा तो मैं लगेगा सही तो है, फिर मैं उसे सही करूंगा। ध्यान लगाओ, जैसे ही मैं यहां पे अर्थिंग करूंगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, यानी कि सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन उसका सही रीजन होता है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं और इनको सबको कंपनसेट कर देते हैं। यानी कि अगले डायग्राम को अगर मैं बनाऊं तो अगले डायग्राम में क्या होगा, अगले डायग्राम में यहां पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड रखी हुई होगी, यहां पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। मैं यहां से अर्थिंग हटा चुका हूं। अगला जो स्टेप अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो अगले स्टेप में मैंने रॉड भी लेट सपोज हटा दी, पहले मैंने अर्थिंग हटाई, फिर मैंने रॉड भी हटा दी। तो देखो मैंने नेगेटिवली चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हेयर नेगेटिवली चार्ज्ड, here negatively charge is uniformly distributed, here negative charge बोलना चाहिए था, negative charge is uniformly distributed, समझ में आ रहा है, is uniformly distributed। यहां पे हम बोल सकते हैं कि सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चला गया। वैसे एनसीईआरटी की लाइनों में लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर गया होगा और फिर ये इनके साथ कंपनसेट हो गया होगा, इसलिए यहां पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। तो ये 4 स्टेप में मैंने चार्जिंग करी है। चार्जिंग करने के किसी भी मेथड को देख लो, चाहे इसको चाहे इसको, अब खुद सोचो यार, क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे गया होगा? नहीं सर, पॉजिटिव चार्ज चलता ही नहीं है। चलता कौन है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे होंगे। तो जस्ट इतना कंफ्यूज मत हो, मैं बस ये कह रहा हूं कि कन्वेंशन को धीरे धीरे समझो। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां नहीं गया होगा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए होंगे, तभी तो यहां पे पॉजिटिव आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वो पॉजिटिव है। लेकिन एक मियर कन्वेंशन को सुनो कि हाँ ठीक है साहब, यहां पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा यहां चला गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा नीचे यहां चला गया, लेकिन एक्चुअल में उसका जस्ट उल्टा हो रहा था। तो जब एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ोगे सब चीज आपको समझ में आएंगी। खैर, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में मैंने आपको 2 मेथड बताए। पहला बताया मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन और दूसरा बताया मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। दोनों चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कंडक्शन के केस में जो बॉडी चार्जिंग करने के लिए लाई गई थी वही चार्ज इस पे आया। यानी थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इस बॉडी पे क्या चार्ज एक्वायर हुआ, तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज इज एक्वायर्ड बाय द बॉडी। हमारे जो सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी पे किस प्रकार का चार्ज आया? सिमिलर टाइप का चार्ज आया। दूसरा जो मेथड ऑफ इंडक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे हम चार्जिंग करने के लिए पॉजिटिव चार्ज लेके आए और बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया। यहां पे अपोजिट साइन आता है, यहां पे अपोजिट साइन का चार्ज आता है, जबकि इस मेथड ऑफ चार्जिंग में यहां पे सिमिलर साइन का चार्ज आता है। समझ रहे हो? ये जो डिफरेंस है ना, मुझे ये सिखाने हैं आपको, और इन छोटी छोटी बातों से कॉन्सेप्ट बनेगा, उससे आप कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकली दोनों से स्ट्रांग होंगे। तो दोनों मेथड ऑफ चार्जिंग में एक बार सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं क्या, कि दोनों मेथड ऑफ चार्जिंग में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यहां फिजिकल टच होता है, यहां पे नहीं होता। यहां पे चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई पोटेंशियल टू बॉडी ऑफ लो पोटेंशियल टिल देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज ही इस पे आता है। यहां पे कोई टच नहीं होता, यहां पे इंडक्शन होता है, फिर अर्थिंग की जाती है और डिसिमिलर चार्ज आता है, अपोजिट चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज लाया गया इंडक्शन के लिए, पॉजिटिव चार्ज लाया गया चार्जिंग के लिए, बॉडी पे आया कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये फिनोमेना है। तो अगर मैं बोलूं चार्जिंग के कौन से मेथड में सिमिलर चार्ज आता है, तो आंसर है कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। कौन से मेथड में अपोजिट साइन आता है? वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक चीज जो मैं यहां पे एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे मैं आपको बता रहा था एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है 1.1, उसमें यहां पे नेगेटिव रॉड लेके आया हूं, तो यहां पे पॉजिटिव इकट्ठे हुए, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए,
तो वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ के खुद सॉल्व करना है। आपके पास अगर पैकेजेस होंगे तो आप लोकेट भी कर लेंगे कहां पे है वो। लेकिन खैर फिलहाल यहाँ पे एक दो शब्द जो मुझे आप लोगों को बताने हैं वो ये हैं, दो शब्द यहाँ पे होते हैं, एक नाम होता है इंड्यूसिंग चार्ज, एक नाम है इंड्यूसिंग चार्ज और एक नाम है इंड्यूस्ड चार्ज। एक नाम है इंड्यूसिंग चार्ज और एक नाम है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड यानी कि कौन हुआ, इंड्यूसिंग कौन करने के लिए लाया। तो देखो कौन इंडक्शन करने के लिए आया, पॉजिटिव। इंड्यूसिंग चार्ज कौन है, पॉजिटिव, और इंड्यूस्ड चार्ज कौन है, नेगेटिव। तो इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज में आप डिफरेंस समझ गए हो। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, इंडक्शन होता है। इसके फिनोमेना को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो इंड्यूसिंग चार्ज है पॉजिटिव और जो होकर आ गया वो इंड्यूस्ड चार्ज है नेगेटिव। तो ये दो मेथड मैंने आप लोग को चार्जिंग करा दिए हैं और इसके बाद हम थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग करते हैं। प्लीज आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए जी, तो अगला मेथड ऑफ चार्जिंग मैं आपको बता देता हूं। अच्छा एक चीज, क्योंकि बातों से बात निकलती है और जब बात निकलती है तो दूर तक लग जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। मुझे लगता है कि इसीलिए मैं फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आप इसे रट्टा ना मारे फिजिक्स को। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कहने वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल में बॉडी पे जब चार्ज आ रहा है दोनों ही केसेस में, तो ध्यान से देख के बताओ क्या दोनों ही केसेस में एक्चुअल मोशन ऑफ या एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है ना। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यानी हमारे चार्जिंग का मेन कॉज क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग? कि चार्जिंग होने का मेन कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। दूसरी बॉडी अर्थ भी हो सकती है, अर्थ से बॉडी भी हो सकता है। तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यहां लिख भी देता हूं, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is what? Actual transfer of electron is what? Is the actual cause of charging। कि सब अगर आपसे बोलें कि सब चार्जिंग का मतलब क्या होता है? बॉडी पे चार्ज लेके आना। लेकिन उसका एक्चुअल रीजन क्या है, उसका एक्चुअल कॉज क्या है? कि सब जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तब तक बॉडी पे चार्ज नहीं आएगा। चलो, तो दो मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोगों ने कर ली है। लेट्स बिगिन विद द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये वैसे लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन एक बार थोड़ा सम अप कर लेते हैं इसको। मेरे ख्याल से ये सब लिख लिया है तो कोई नहीं, अगर मैंने हटा भी दिया है तो। मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन की, द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब चार्ज को लेके आना। तो मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था, जैसे कि हमने बात की थी ग्लास की, उसके बाद माइका की। मैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की बात कर रहा हूं, है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज पूरा लिख लेता हूं। चलो, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ठीक है। सो ग्लास की बात करी, माइका की बात करी, ह्यूमन हेयर की बात करी। कोई मिस हो जाए तो वो बुरा मत मानना। ह्यूमन हेयर की बात करी, नायलॉन की बात करी, नायलॉन की बात कर लेते हैं, या फिर वूल की बात कर लेते हैं, सिल्क की बात कर लेते हैं, या कैट फर की बात कर लेते हैं, कैट फर और सिल्क की बात कर लेते हैं। कई बार बिकॉज कैट फर और वूल एक ही ऑर्डर में होता तो ऊपर नीचे रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिल्क की बात कर लेते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है एक्चुअली। हाँ, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम के अलावा एम्बर की बात कर लेते हैं, एम्बर होता है एक मटेरियल, या रबर की बात कर लेते हैं, और लेट्स सपोज सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। बीच में यहाँ पे वुड भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है, लास्ट क्लास में इससे बात हो रही थी। इट इज नथिंग बट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन। लास्ट क्लास में बात हुई है कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल। ग्लास का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, नीचे सिलिकॉन के बाद सिलिकॉन का प्लास्टिक भी होता है, तो और प्लास्टिक का वर्क फंक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है। तो ग्लास हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालेगा और प्लास्टिक हमेशा इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा यानी लेगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ रहे थे। आपके पास जो भी सपोर्ट मटेरियल आप उसमें थ्योरी पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, और मान लीजिए ए और बी बॉडीज को आपस में हमने रब किया। दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका वर्क फंक्शन है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हेन वी रब वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन अवेलेबल, देखो दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा तो कभी भी हमारा चार्जिंग नहीं होगा। वर्क फंक्शन अलग अलग होना चाहिए फॉर आर चार्जिंग। तो ए बॉडी को बी बॉडी के साथ रब किया, इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो जैसे ही मैंने बॉडी को रब किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन टू अ बॉडी ऑफ अ हायर वर्क फंक्शन। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। आप खुद सोचना बेटा, हीट प्रोड्यूस हुई, एनर्जी आ गई, एनर्जी 2 से ज्यादा है 20 से कम है। तो अगर 2 से ज्यादा है 20 से कम है तो क्या होगा, तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और 20 वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। दूसरी चीज, कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ना बिल्कुल ही ना रगड़ दिया, मतलब समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल ही ऐसे कर दिया, मतलब आग लगा दी बिल्कुल, तो क्या दोनों लूज कर देंगे? नहीं, कंडीशन होती है। दिस इज कॉल्ड एज अ सुटेबल कंडीशन। जब आप थ्योरी मेरा कंटेंट पढ़ोगे सपोर्ट मटेरियल या पैकेजेस में, तो आप देखोगे मैंने लाइन लिखी हुई है वहां पे, व्हेन टू मटेरियल्स ऑफ सुटेबल मटेरियल्स, rather मैंने ऐसे लिखा हुआ है, when two suitable materials with a suitable conditions are rubbed with each other। now suitable material का मतलब दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग हो और कंडीशन भी ये हो कि आसपास कोई मॉइस्चर ना हो, और जब रब कर रहे हो तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो कि वो इससे कम हो और इससे ज्यादा हो। मान लीजिए रब करते करते आपने 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकाल दी, प्रोड्यूस कर दी, तो ये भी राजी है इलेक्ट्रॉन निकालने को और ये भी राजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालने को, लेकिन एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं होगा। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। तो जब भी मेथड ऑफ चार्जिंग की बात आप करते हो, जब भी मेथड ऑफ चार्जिंग की आप बात करते हो यूजिंग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो दो चीजें याद रखना, सुटेबल कंडीशन, सुटेबल मटेरियल्स के साथ दोनों के वर्क फंक्शन अलग अलग हो, और कंडीशन ये है कि बाहर कोई एयर ऐसी ना हो जिसके ऊपर चार्ज हो या आयनाइज्ड हो, और दोनों के वर्क फंक्शन से ज्यादा की एनर्जी प्रोड्यूस ना हो रही हो फ्रिक्शन में। तो मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शनल surfaces in contact, some amount of heat is released and electron is transferred। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये तो बात चल रही थी अभी कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चार्जिंग का कॉज है। सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई पोटेंशियल टू बॉडी ऑफ लो पोटेंशियल। ठीक है ना? ओ आई एम सॉरी, फ्लो में गलती बोल गया। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लो वर्क फंक्शन टू बॉडी ऑफ अ हाई वर्क फंक्शन। सो मैं लिख देता हूं, ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ लो वर्क फंक्शन टू बॉडी ऑफ हाई वर्क फंक्शन, बॉडी ऑफ लो वर्क फंक्शन टू बॉडी ऑफ हाई वर्क फंक्शन। और दूसरी चीज, ये तो मैं मालूम ही होगा, बॉडी दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज and body that gains electron becomes negatively charged। this is the aspect। तो सिंपल है, समझ में आ रहा है मेरे को लगता है। चलो जी, तो आगे चल लेते हैं। तो 3 प्रकार के मेथड ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ लिए हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। 3 पार्ट है। अभी शुरू करते हैं अगला टॉपिक, अगला प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहां पे करा रहा हूं आपको असर्शन रीजनिंग का, जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मेरे पैकेजेस में भी है, सपोर्ट मटेरियल में भी है, कि मान लो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चूंकि हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। तो
तो जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो उसका मास डिक्रीज होगा, और जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है उसका मास इंक्रीज होगा। बट ये जो चेंज इन मास है ये एनॉर्मसली स्मॉल है, इन्फिनिटली स्मॉल है, बहुत छोटा। कितना छोटा? बहुत छोटा है। कि साहब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, हां जी, एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है? इतना है सर। तो जब यहां से यहां गया तो इसका मास कम होगा, इसका मास बढ़ेगा, बट वो बहुत छोटा है। एम्स में सवाल पूछा गया है असर्शन रीजनिंग में, और मेरे पैकेजेस में भी एक सवाल है, जिनके पास पैकेज है वो ढूंढ भी सकते हैं उसको। तो वहां पे सवाल मैंने दिया हुआ है, असर्शन मैंने वहां पे दिया हुआ है, असर्शन कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग। तो वहां पे मैंने लिखा हुआ है असर्शन, द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बिल्कुल सही, असर्शन बिल्कुल ठीक है। और रीजन वहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन body is positively charged, its mass always increases slightly। उसका मास स्लाइटली इंक्रीज करता है, नहीं डिक्रीज करना चाहिए ना, स्लाइटली तो डिक्रीज होना चाहिए। जो जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यानी उस पर हमेशा डिक्रीमेंट ऑफ मास आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। जब एक्चुअल में हाथ में पैकेजेस बुकलेट्स आ जाएंगी सब लोगों के, तब ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन चलिए यहां तक समझ में आ गया है हमें। अगला मैं आप लोगों को करा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा कूलम्स पढ़ेंगे, और फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग जाएंगे, कुछ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी आज हम लोगों को करना है। सो लेट्स बिगिन विद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन नहीं होती ना यार, यूनिट होती है उसकी कूलम। तो आप समझें कि हमारे पास एक बॉडी है, इस पे चार्ज यहां पे है Q1, यहां पे है Q2, यहां पे है Q3, Q2, देखिए सुनने में Q2, तो चार्ज Q1 यहां Q2, यहां Q3, यहां पे Q4। देखो अगर तो चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी होती, तो वेक्टर का अगर सम करना होता तो हम वेक्टर सम की थ्योरी लगाते हैं, जो कि ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ आप लोगों ने पढ़ी है। लेट्स सपोज दो वेक्टर हैं ए और बी, दो वेक्टर हैं अगर ए और बी, उनके बीच में हमेशा एंगल भी होगा थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो वेक्टर है ही नहीं, ये कौन है? ये तो स्केलर है। यानी स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है? स्केलर सम होता है। स्केलर क्वांटिटी के लिए स्केलर सम होता है, और स्केलर सम के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अलजेब्राइक सम। क्या सम इस्तेमाल किया जाता है? अलजेब्राइक सम। जब आप मेरे पैकेजेस पढ़ रहे हो तो आप देखोगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में लिखा है, जिनके पास नहीं है बस सुन लो। द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज algebraic sum of all the charges which is distributed uniformly on the body। यानी जो टोटल चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and so on, and that property of charge is called as additive nature। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, additive nature of charge। So additive nature of charge says the charge is when it is uniformly distributed or non-uniformly, doesn't matter actually. The total charge on the body is always the algebraic sum of all the charges। algebraic एक शब्द है सर, sum of all charges मत बोल दो सर, शब्दों का सही चुनाव है सर। बातों में जब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड हो जाते हैं ना, जब बातों में जब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड हो जाते हैं ना, उसका भार बढ़ता है। भार का मतलब उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है आपके आंसर की। So when we are saying what is the total charge on the body, when charges are distributed uniformly on this, so the total charge on the body is a sum of all the charges? No, it is the algebraic sum of all the charges। The second property we are going with is quantization of charge। The second property is quantization of charge। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी होती है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, और मान लीजिए बॉडी ए से बॉडी बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब वो हो सकता है कि ट्रांसफर जब हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो सकता है कि आपने एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे
रब कर दिया हो, उसकी वजह से हो, देयर कैन बी एनी रीजन, कुछ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए, बस समझ ले। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इस पे चार्ज आया प्लस ई, इस पे चार्ज आ गया माइनस ई। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पे प्लस ई, बिकॉज द बॉडी दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो प्लस 2e और इस पे माइनस 2e, 3 हुए तो प्लस 3 इस पे माइनस 3e इस पे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो प्लस 4e इस पे माइनस 4e इस पे, 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो प्लस 4.5e इस पे माइनस 4.5e इस पे। ये कतई पॉसिबल नहीं है सर। 4.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे। आधा काट के तू ले जा, 2.5 आखिर प्यार के, ऐसा थोड़ी ना होता। 2.5 कहां से आ गया? 2.5 नहीं हो सकता सर, 2 होगा या 3 होगा। ऐसा नहीं कि साहब आधा आधा ले लो सर, आधा नहीं दूंगा। ये चार्ज बांटा नहीं जा सकता। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ओनली इंटीग्रल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। सिर्फ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो पाते हैं। इसलिए इस बॉडी पे यहां पे प्लस Ne और इस बॉडी पे यहां पे माइनस Ne चार्ज हो सकता है। शायद दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, लेकिन तुम समझ गए हो है ना। इस पे कितना चार्ज हो सकता है? प्लस Ne, और इस पे चार्ज कितना हो सकता है? माइनस Ne। क्योंकि n का मतलब क्या? इंटीजर। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो चार्ज हो सकता है वो प्लस माइनस Ne होता है। तो द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल ऑफ 1 ऑफ E, 2 ऑफ E, 3 ऑफ E, 4 ऑफ E, 4.5 ऑफ E पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज ऑन अ बॉडी is always integral multiple of basic charge E. Charge on a body is always integral multiple of basic charge E. n जो है वो है क्या? इंटीजर है, और इसकी जो वैल्यू है वो हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जो E है उसकी वैल्यू होती है 1.6 10 to the power -19 कूलम। तो n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आ जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस दोबारा से बता दूं, प्लस और माइनस यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस तब होगा जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, माइनस तब होगा जब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज E। एग्जाम्पल के तौर पे अगर n की वैल्यू 1 होगी तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1.6 10 to the power -19। समझो क्या कह रहा हूं मैं? जब आपके n की वैल्यू 1 होगी तो n की वैल्यू 1 डालूंगा तो q कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1.6 10 to the power -19। n की वैल्यू 2 डालूंगा तो चार्ज की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? प्लस माइनस 3.2 10 to the power -19 कूलम। चार्ज की वैल्यू 3 डालूंगा, n की वैल्यू 3 डालूंगा तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 4.8 10 to the power -19 कूलम। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। n की वैल्यू 4 डालूंगा, दिख रहा है ना? हाँ, n की वैल्यू 4 डालूंगा तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस 6.4 10 to the power -19 कूलम। आई होप दिख रहा है सब लोगों को। तो ये चार्ज की वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसी सिलसिले में हमने एक सवाल आपसे करा कि इज 6.25 into 10 to the power -19 कूलम चार्ज पॉसिबल? क्या ये चार्ज पॉसिबल है बॉडी पे? क्या 6.25 10 to the power -19 कूलम चार्ज पॉसिबल है? तो आपको दिखाई दे रहा है यार, अगर n की वैल्यू 3 होती तो 4.8 होता आंसर, n की वैल्यू 4 होती तो 6.4 होता आंसर। ये 6.25 पूछ रहा है, तो या तो इसके बीच में आ रहा है ना, यानी n की वैल्यू 3 से ज्यादा है, 4 से कम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज n होना चाहिए क्या? इंटीजर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि जो चार्ज की वैल्यू है वो n ही होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? Q/E, यानी 1.6 10 to the power, चार्ज की वैल्यू 6.25 10 to the power -19 डिवाइडेड बाय 1.6 10 to the power -19, यानी से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? n की वैल्यू ये आ जाएगी 3.3। अब n की वैल्यू 3.3 तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज n शुड बी व्हाट? n शुड बी इंटीजर। n की वैल्यू होनी चाहिए क्या? हमेशा इंटीजर होनी चाहिए।
n यहां पे क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो यहां लिख देता हूं हेयर n must be integer, therefore this charge is not possible, therefore this charge is not possible। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसको नोट कर लीजिए समझ के, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। नोट करो इसको, फिर अगला प्रॉपर्टी सिखाता हूं मैं आप लोगों को। चलिए जी, तो यहां पे दो प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली है, दो प्रॉपर्टीज की हमने यहां पे बात कर ली है। अगली जो प्रॉपर्टी है हम जो को यहां पे हमें पढ़नी है उसका नाम है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 3 मैं इसको बोल देता हूं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। आप इसको समझिएगा, इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या कहता है, उसे समझने के लिए वेरिएंस ऑफ मास समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कोई भी बॉडी है m मास की, अगर उस बॉडी m मास की बॉडी को इतनी स्पीड से मूव करवाएं, कितनी स्पीड से, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरेबल स्पीड से, यानी 3×8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के आसपास की स्पीड से अगर मैं उसे मूव करवाऊं तो वो मास चेंज हो जाता है। यानी मास ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट और मास ऑफ द बॉडी एट मोशन की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, when any mass m moves with a speed c, that mass gets converted into energy. That actually means when body is at rest and when body is in a motion, mass changes. But motion कितनी स्पीड से होना चाहिए? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड, बहुत ज्यादा होता है ये। अगर ऐसा हुआ तो मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट और मास ऑफ द बॉडी एट मोशन अलग अलग होगा। यानी ड्यू टू चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब पहले रेस्ट पे था, मोशन में हो गया। ड्यू टू चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर इज अ चेंज इन अ मास एंड दैट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वेरिएंस ऑफ मास। इसका नाम हमने क्या रख दिया? वेरिएंस ऑफ मास। अब वेरिएंस ऑफ मास सुन के समझ में आ रहा है कि हां, अगर कोई मास m 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से चला तो मास की वैल्यू बदल जाएगी, मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट और मास ऑफ द बॉडी एट मोशन सेम नहीं होगा। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। 1 कूलम का चार्ज रेस्ट पे हो और 1 कूलम का चार्ज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से चल रहा हो तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है। यानी चार्ज एट रेस्ट इज सेम एज चार्ज एट मोशन। थ्योरेटिकल पार्ट आपके जो बुकलेट में है वो लिखा हुआ है, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलें आगे। सो 3 प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली है। पहली है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और तीसरी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पॉइंट नंबर 4 ये है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं वो इस बात से सहमत होंगे जब मैं स्टेटमेंट बोलूंगा कि प्यार कभी मरता नहीं। वो बच्चे जानते हैं, और जिन बच्चों को ये पता, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ चुकी है, भाई ने बता रखा है प्यार कभी मरता नहीं। वो आज किसी एक से है, कभी किसी और से होगा, फिर कभी किसी और से होगा, बस वो ट्रांसफर ही होता रहेगा। एंड दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ, बिकॉज प्यार क्या है? एनर्जी तो है। प्यार क्या है? एक एनर्जी तो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि प्यार कभी मरता नहीं, वो बस ट्रांसफर होता है। कभी तुमसे हुआ, कभी किसी और से, कभी किसी और से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझना होगा ताकि मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ सकूं। देखो, मेरी ना मानसिकता इस कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल अलग बनी है।
मैं कह रहा हूं कि कभी भी आप कंजर्वेशन का नाम सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में ना एक चीज फीड कर दी गई है कि जहां कंजर्वेशन का नाम बोलोगे ना, आप बोलोगे इट इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप बोलोगे सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट मैं कह रहा हूं सब इससे ऊपर उठो। आज भी आप लोगों को ये डेफिनेशन पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन भाई ऐसे याद नहीं करना। भाई तेरे को याद ही क्यों करना है? तेरे को किसी को समझा के थोड़ी ना आना है, तुझे अपने आप को समझना है और फिर उसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि प्यार कभी मरता नहीं, वो ट्रांसफर होता है एक जन से दूसरे जन पे। यही मैं कह रहा हूं कि चार्ज कभी मरता नहीं, वो बस ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ध्यान लगाओ, मान लो ये एक बॉडी है ग्लास की, हाँ ये बॉडी है किसकी? ग्लास की, और यहां कपड़ा है सिल्क का, यहां कपड़ा है सिल्क का। तो ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज में अपन ने सुना है कि ग्लास की रॉड और सिल्क की क्लॉथ, ग्लास की रॉड और सिल्क की क्लॉथ को एक साथ रब करेंगे तो मुझे मालूम है कि ग्लास जो है वो हाई लोएस्ट वर्क फंक्शन वाला है, सिल्क मिड में आता था। तो व्हेन ग्लास इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दिमाग में चल रहा है बट बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं कह रहा हूं अभी इसके साथ इसको रब नहीं किया। ग्लास पे चार्ज कितना है? 0। इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, रब ही नहीं किया ना भाई। सिल्क पे चार्ज कितना है? 0, रब ही नहीं किया। हाँ ना, तो बोल दो ना, समझ में आ रहा तुम लोगों को। तो ग्लास पे चार्ज कितना है? ग्लास पे चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है सर। सिल्क पे कोई चार्ज, न्यूट्रल है। अब मैंने कहा इसको इसके साथ रब कर दो। अभी पहले चार्ज कितना था? 0। अब मैंने कहा इसके साथ इसको रब कर दो। जब इसको इसके साथ रब किया, तो रब करने से इसने इसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इसने इसे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, पहले तो ये समझ लो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं? आंसर है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो सकते, बिकॉज अ बॉडी दैट हैव लो वैल्यू फॉर वर्क फंक्शन ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका ज्यादा है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इस पर चार्ज आ गया कितना? +5e। इस पर चार्ज कितना आ गया? -5e। तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द टोटल चार्ज नाउ, इट इज अगेन 0। +5e -5e अभी भी 0 है, यानी पहले जितना चार्ज था उतना अभी भी है, बस वो ट्रांसफर हो गया। ये कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन कहता है द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। पहले 0 था, अभी भी 0 है, लेकिन ये सारी बातें जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि प्यार कभी मरता नहीं, ये उस इंसान को समझ में आती है जिसने सही हो तन्हाई। तन्हाई मतलब समझते हो? तन्हाई का मतलब होता है कि रात हो चुकी है, घर में सब सो चुके हैं, तुम सोने वाले हो और उस वक्त तुम्हें अपने पंखे के चलने की आवाजें आती हैं, तुम्हें अपने घड़ी की सुइयों की खट 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 सुनाई देती हैं। वो तन्हाई। मोहब्बत, इश्क, इबादत ये तभी सीखी जाती हैं जब तन्हाइयां आपकी जिंदगी में आती हैं। वापस चलते हैं, तुम लोग बहुत दूर निकल जाओगे बे। तो तन्हाई का मतलब कंजर्वेशन से क्या है? तन्हाई का मतलब कंजर्वेशन से मेरा है आइसोलेशन से। कोई भी कंजर्वेशन का लॉ सिर्फ तभी तक वैलिड होगा जब तक आइसोलेशन होगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे याद कराने की कोशिश करता हूं, अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। F = dp/dt, यह है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। जब मैंने कहा कि फोर्स की वैल्यू 0 है तो dp/dt 0 है, और जब dp/dt 0 है तो यानी कि p की वैल्यू कांस्टेंट है, p की वैल्यू कांस्टेंट है। एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। According to law of conservation of linear momentum, when external force is 0, then only linear momentum is conserved. In the absence of external force, the law of conservation of momentum says, in the absence of external force, the total momentum is constant. In the absence of external force, यानी बाहर से कोई लेना देना नहीं है, आइसोलेशन होना चाहिए। तो अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से लिखती हैं।
तो मैं आपको अलग अलग स्टेटमेंट बोल के सुनाता हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जिसका कोई बाहर से लेना नहीं है, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। According to law of conservation of angular momentum, if no external force acts on it, then the total linear momentum is conserved. बात समझ में आ रही है? In the absence of external force, the total linear momentum is conserved. इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट एक ही चीज को दर्शाती हैं कि बाहर से कोई लेना देना नहीं है। यानी किसकी बात चल रही है? बात चल रही है आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन इज अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी मैं कंजर्वेशन और मैं किसी भी प्रकार के कंजर्वेशन की बात करूंगा, आइसोलेटेड सिस्टम ही होना चाहिए। और ऐसा क्यों, आपको समझ में आएगा अभी। मान लो ग्लास ये रहा, सिल्क ये रहा, पहले चार्ज 0 था, इसको इसके साथ रब किया, ग्लास पे आ गया +5e, इस पे आ गया -5e। इमेजिन करो मैंने सिल्क के क्लोथ की अर्थिंग करा दी, जैसी अर्थिंग कराऊंगा ये चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ में, ये हो गया 0। अब टोटल चार्ज कितना है सिस्टम पे? +5e 0, अब चार्ज कितना आ गया? +5e, पहले 0 था, अब +5e आ गया, यानी टोटल चार्ज कंजर्व नहीं रहा, क्योंकि यहां पे तन्हाइयां भी तो नहीं रही, आइसोलेशन भी तो नहीं रहा। सर मोहब्बत वही समझ पाता जिसने तन्हाइयां देखी हो, कंजर्वेशन वही समझ पाता है जिसने आइसोलेशन देखा हो। अगर ये आइसोलेशन ना हो तो इस पे -5e चार्ज रहेगा, यहां पे +5e, यहां पे -5e, टोटल चार्ज तो 0 ही रहेगा। And that is what the law of conservation of charge that says that the total charge on the isolated system is always conserved. So प्यार कभी नहीं मरता, एनर्जी कभी नहीं मरती। कोई भी एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से अपने आप को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो जो भी मैं बातें बोल रहा होता हूं, देखो आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और मैं अपने आप को इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही क्यों बोलता हूं आज तक, बिकॉज मैं हमेशा से सीखता ही रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैं ताउम्र सीखता रहूंगा, और वही एक सही तरीका है फिजिक्स को समझने का। हाँ, मैं बहुत अच्छे लेवल्स पे पढ़ा चुका हूं, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा चुका हूं, डजंट मीन कि मुझे पूरी फिजिक्स आ गई है। हाँ, इतनी आ गई है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीटेक, एमटेक सब पढ़ा लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ खोजना है इस फिजिक्स के लिए या इस फिजिक्स में। तो खैर, मैं अपनी बातों से हट जाता हूं। आई होप मुझे आप बता सकते हैं कि हाँ, मुझे कंजर्वेशन आप समझ में आ गया है, बिकॉज आज तक आपको कंजर्वेशन जब भी सिखाया गया है बचपन से, वो वही सुनाया गया कि साहब व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि इट इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट भाई ने सिखाया फॉर अ टोटल, फॉर अ सिस्टम एंड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। तो आइसोलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो कि मुझे इस माध्यम से आप लोगों को सिखाकर मजा आया। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स बिगिन विद 1 to न्यूमेरिकल। मैं आगे न्यूमेरिकल की बात करता हूं और फिर मैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन पे अगली क्लास में होकर, तो अगली क्लास में देखेंगे, और वरना आगे के लेक्चर्स में मैं उसे देखूंगा। कूलम्स में अगली क्लास में से शुरू कराना है, तो मैं अभी आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल कराता हूं। अगर लगेगा इस क्लास का मेरे पास और टाइम है तो मैं इसे और कराऊंगा। अभी फिलहाल के लिए अपन शुरू करते हैं एनसीईआरटी के 2 छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.2 और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.3। तो मैं इसको हटा रहा हूं। या एक काम करते हैं, कंजर्वेशन के 1-2 एग्जाम्पल साथ साथ ही निपटा देते हैं, तो फिर वापस नहीं जाना पड़ेगा। चलो, तो कंजर्वेशन को ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बेवजह बाद में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्चुअली मीन्स व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन के 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको समझने होंगे, 2-3 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन आप लोगों ने मेरे ख्याल से अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे के बारे में सुना होगा। तो जो इनमें से गामा रे है, गामा रे जो है, गामा रे जब भी किसी मटेरियल के साथ, किसी सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती है, तो गामा रे अपने आप को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट कर लेती है। यानी गामा रे मेटरलाइजेस इनटू, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है और वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना लेती है। पॉजिट्रॉन शायद तुम्हारे लिए नया है, पॉजिट्रॉन को तुम प्रोटॉन जैसा समझ लो।
तो when gamma ray is converted into a pair, that reaction is called as what? Pair production. आई एम गिविंग यू सच सम एग्जाम्पल ताकि आप कंजर्वेशन को अपने आप एक्सप्लेन कर सको। देखो कंजर्वेशन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर आप लोगों के पास बुकलेट है तो ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं आप देखो क्लियर कट मेरे मॉड्यूल्स में लिखी हुई है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो आइसोलेटेड जो शब्द है मैं आप लोगों को पहले ही कह रहा हूं सर, आपकी बातों में, आपके लिखवाहट में, राइटिंग कंटेंट में सब भारी शब्द जब इस्तेमाल होते हैं आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। जब आप वाइवा की तैयारी कर रहे होते तब भी मैं सिखाता हूं कि सही शब्दों का चुनाव करो, भारी शब्द का चुनाव करो, अपनी बातों में दम लेके आओ। सो पेयर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल दैट फॉलोज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और यू कैन से पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा एग्जांपल है जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रूव करता है। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन गामा रे मेटलाइजेस इनटू मैटर, यानी वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो पहले देखो चार्ज इस पे कितना है, बिकॉज गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है ना उस पे चार्ज होता है +2e, बीटा पार्टिकल जो होता है उस पर चार्ज होता है -e। अल्फा पे होता है +2e, बीटा पे होता है -e। गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, गामा होता है न्यूट्रल। तो गामा रे जब कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, तो पहले चार्ज उस पे 0 था, अभी भी चार्ज 0 है, यानी चार्ज जो है वो कंजर्व रहा। तो पेयर प्रोडक्शन इज इक्वेशन दैट एक्सप्लेन्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड स्टेटमेंट या सेकेंड एग्जांपल। दूसरा का नाम है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन जो है बेसिकली इसका जस्ट उल्टा है। एनिहिलेशन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होके गामा रेज निकालते हैं, गामा रेज बनती हैं, लेकिन चूंकि कुछ बैलेंसिंग है इसलिए यहां पे 2 गामा रेज आएंगी। तो एनिहिलेशन में भी अगर आप देखें तो टोटल चार्ज कंजर्व्ड है। अभी यहां पे टोटल चार्ज की वैल्यू 0 है और यहां देखोगे तो यहां भी टोटल चार्ज की वैल्यू 0 ही होगी। ये 2 एग्जांपल जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं। पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन दोनों ही इक्वेशन में अगर आप देखें तो दोनों ही इक्वेशंस के अंदर आप देखेंगे कि जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में है। जैसे कि पहले चार्ज 0 था तो बाद में भी चार्ज कितना है? 0 ही है। तीसरी जो मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं वो है रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन। रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन। तो रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन जो है जैसे मान लीजिए यूरेनियम 92 238 है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। मान लो इसकी रिएक्शन में लिख रहा हूं, यहां से हमें निकला हीलियम He24, तो यहां जो बनेगा वो बनेगा थोरियम। ये जस्ट बैलेंसिंग है रिएक्शंस की, तो आपको ये याद रखनी है। तो ये हमारी इक्वेशन अगर आप देखोगे सॉडी-फजान रूल के हिसाब से, अगर यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 92 है तो यहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 92 ही है। बिकॉज अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर दोनों तरफ सेम होने चाहिए, एटॉमिक मास भी जो है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। यहाँ पे एटॉमिक मास है 238, यहाँ पे है 234 प्लस 4 यानी 238। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं? 92। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं? 92, बिकॉज दिस एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स व्हाट? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यू कैन क्लियरली सी हियर कि साहब यहाँ पे 92, यहाँ पे भी 92 92, दोनों जगह 92 92 है ना। तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर जो है वो बराबर बराबर है। दैट शोज कि सब चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में है। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने, मेरे मॉड्यूल्स में भी हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो तीनों इक्वेशन या तीनों एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टेट और एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड गिव सम एग्जांपल। तो एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन कौन कौन से हैं? पेयर प्रोडक्शन है, एनिहिलेशन है और रेडियो एक्टिव डिके इक्वेशन है। तो यहां हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है खत्म हो जाती हैं। और अब मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल कह रहा हूं, एग्जांपल मैं आप लोगों को कराता हूं। 2 एग्जांपल है, बहुत ही प्यारे प्यारे से एग्जांपल हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.2 और 1.3। ध्यान लगेगा, फटाफट करते हैं, क्लास काफी लंबी हो जाएगी वरना, है ना। ऑलरेडी हो गई है सर, है कोई नहीं, फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं, समझ में आना चाहिए थोड़ा। कई बार कभी आपको आगे भी कभी लगे कि सर लेक्चर लंबा है तो बीच में ब्रेक ले लिया 5 मिनट का, थोड़ा सा पानी पी लिया, तब आगे कंटिन्यू करा करो। बट लेक्चर इतना ही होता है सर, फिजिक्स है ना। चलो, सवाल है कि ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो। मेरी पैकेजेस में भी क्वेश्चन है, वहां भी आप देख लेना कहाँ पेज नंबर पे। मैं आज पेज नंबर नहीं बोलूंगा, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, पेज नंबर तो बताया नहीं आपने।
बुक रेडी नहीं है हमारे पास, पेज नंबर कैसे होगा? चलो इंसर्ट एग्जांपल 1.2। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। सवाल है अगर 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, अगर 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बताओ 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा? समझ में आ रहा है कि उसे 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा? इस चीज को ऐसे समझो कि 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकंड कितना होगा? चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकंड, द चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकंड विल बी 10 टू द पावर 9 टाइम्स ऑफ ई। भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 सेकंड में? 10 टू द पावर 9। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? 10 टू द पावर 9E, यानी 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 टू द पावर -19, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। तो इतना चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1 सेकंड में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने में 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर -10 सेकंड लगेंगे। तो ये स्टेप तो मैंने आप लोगों को वैसी इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? 1 कूलम चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे आ तो गया 1 में दिस, तो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर -10। अब एक कैलकुलेशन जो है आपको पूरी 12th क्लास में इंजीनियरिंग में नीट में याद रखनी है, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इज अ वेरी फेमस कैलकुलेशन। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 जो होता है बच्चों वो होता है 0.625 10 टू द पावर 10 आ गया, यानी कि 6.25 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स। 6.25 10 to the power 9 seconds will be required to transfer 1 coulomb charge from one body to another body if 10 to the power 9 electrons are transferring in 1 second। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर 1 सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने में 6.25 10 to the power 9 सेकंड लग जाएंगे। यानी अगर मैं इसको ईयर्स में कैलकुलेट करूं तो लगभग 198 ईयर्स। कितने? 198 ईयर्स, यानी लगभग 200 साल लगेंगे अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 सेकंड में। तो एक्चुअली ये बहुत ज्यादा टाइम है। ये क्वेश्चन कराने का एक जो पर्सपेक्टिव है मेरा बस वो यही है कि आप ये समझो कि सर अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तब भी 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने में 200 साल के लगभग लग जाएंगे। यानी 1 कूलम का चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए जब आप अगली क्लास में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और उसका भी मैं पेज नंबर नहीं डालूंगा, तो तब मैं वहां पे भी चार्ज की बात करूंगा तो माइक्रो कूलम लिखूंगा, बिकॉज कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। तो मैं माइक्रो लिखूंगा, मिली कूलम की बात करूंगा, बिकॉज कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। चलो जी, बड़ा सिंपल सा सवाल था। अगला जो सवाल है, आज की क्लास का लास्ट सवाल है, वो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.3। बड़ा कमाल का सवाल है। वो कहता है कि सब 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा निकालने के लिए उस कप में कितना मास है पानी का, वो मुझे निकालना पड़ता है, और वो अजम्पशन बेस्ड है। ये बात सही है कि 1 कप पानी में जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, अन्यथा वो पीता तो करंट मारता ना। तो मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा। लेकिन इसके लिए मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि कंसीडर अ कप ऑफ वाटर contains
250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर कि साहब एक कप पानी में 250 ग्राम मान लेते हैं कि साहब इतना पानी होगा। दोबारा क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं। सवाल बोला गया है कि एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो पहली बात तो ये कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो बराबर बराबर होंगे, और इसके लिए मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि उसके पास मान लीजिए 250 ग्राम पानी है। तो अगर इसमें 250 ग्राम पानी है और पानी जो है वो है H2O, यानी इसे ब्रेक करता हूं तो H11 और O8 16, तो तुम्हें पता है मॉलिक्यूलर मास जो है यहां से दिखाई दे रहा है 18 है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसमें 250 ग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 250 डिवाइडेड बाय 18 by given mass upon the molecular mass will be the number of moles. And how will you calculate number of molecules? By multiplying with the Avogadro number. So total number of molecules in total number of molecules of H2O in a cup equals to 250 divided by 18 multiply by Avogadro number. सही है क्या? By 250 is a given mass divided by molecular mass multiply by Avogadro number. यानी 250 into 18 divided by 18 multiply by 6.022 है ना, 22 10 to the power 23. सही है। तो ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के हमारे एक कप में। चलो अब देखते हैं एक पानी के मॉलिक्यूल पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 1 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन एक पानी के मॉलिक्यूल के पास। तो लिख लेता हूं देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स ऑन 1 H2O मॉलिक्यूल। भाई एक पानी के मॉलिक्यूल पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, यानी टोटल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा। भाई अगर एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन हैं तो उस पे चार्ज हो जाएगा प्लस माइनस 10E। आप समझो आराम से, यूनिटरी मेथड है ये। तो अगर यहां पे हम कह रहे हैं कि हमारे एक पानी के मॉलिक्यूल पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस 10E चार्ज और 10 प्रोटॉन की वजह से प्लस 10E चार्ज। तो टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 H2O मॉलिक्यूल इज प्लस माइनस 10E, यानी कि ऐसे लिख दे 1.6 10 to the power माइनस 18 कूलम। कहीं को बिकॉज वो माइनस 19 इसका होगा, 10 मल्टीप्लाई हुआ इतना आ गया। अब एक पानी के मॉलिक्यूल पे इतना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ध्यान लगाना बे, एक पानी के मॉलिक्यूल पे इतना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो इतने सारे मॉलिक्यूल पे कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ होल कप विल बी दिस मल्टीप्लीकेशन। रेस्ट इज योर होमवर्क। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई फिजिक्स अपने आप पढ़ने से आती है, सिर्फ पढ़ा देंगे तो आ जाएगी ऐसा नहीं है। ठीक है जी। अगली क्लास में हम कूलम्स की बात करेंगे, कूलम्स लॉ की बात करेंगे, कूलम्स फोर्स की बात करेंगे। कूलम्स लॉ कूलम्स फोर्स एक ही बात है कि साहब दो चार्जेस हमने पढ़ लिए हैं, चार्जेस के मेथड पढ़ लिए हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, ये तो कर लोगे ना, इसे छोड़ दूं। तो मैं कह रहा हूं कि दो चार्जेस है, मान लो Q1 और Q2 है ना, Q2 बड़ा अजीब सा लगता है बोलते हुए ना, Q2। तो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो हमें इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो फोर्स जो है वो कैवेंडिश के कॉन्सेप्ट से आया था। तो मेरे ख्याल से जो बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों को जो भी आप लोगों के असाइनमेंट सेक्शन में जब आना होगा, ऑफ कोर्स उस टाइम पे ड्यू टाइम पे आ ही जाएगा, जो भी सपोर्ट मटेरियल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप मेरे लेक्चर्स को पढ़ते रहें। अगले लेक्चर में मिलते हैं, थर्ड लेक्चर में, या फिर जो भी लेक्चर आप नंबर दे रहे हैं जो भी लेक्चर का नंबर आएगा, और आगे कंटिन्यू करेंगे कूलम्स लॉ के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।